हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फोरियम। दोस्तों, यदि आप 5512 जूनियर असिस्टेंट का पेपर देने जा रहे हैं या उसकी तैयारी करें तो ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि ये प्रश्न नए पैटर्न पर आधारित हैं और इम्पोर्टेंट है। और इसको जिस तरह से हिंदी हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, आप पढ़कर खुद में कहेंगे कि हाँ, कॉन्फिडेंस फील करोगे और आपको काफ़ी पढ़ने में मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि एकास व करट शब्द का पर्याय है। एकास और करट किसका पर्याय है? या चील का है, कबूतर का है, कोयल का, या कौवा का है? तो ये आपका पर्यायवाची है कौवा का। इंपॉर्टेंट है, एकास व करट कौवा का पर्यायवाची है, इस बात को याद रखेंगे। इनके अलावा कौवा का और क्या पर्यायवाची हो सकता है वो हम लोग डिस्कस करें। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कौवा का पर्यायवाची। कौवा को हम लोग काक कहते हैं। कौवा का हम लोग पर्यायवाची काक भी होता है। इंपॉर्टेंट एक है आपका बिशुन। बिशुन कौवा का पर्यायवाची होता है। और आपका बायस। क्लियर? ये कौवा के पर्यायवाची हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? वहीं अगर हम बात करें, कबूतर के पर्यायवाची में आप जानते हैं कपोत कबूतर का पर्यायवाची है। हारित हारित कबूतर का पर्यायवाची है, इंपॉर्टेंट है, ये हारित लिखा हुआ है। क्लियर? इसके अलावा परेवा परेवा कौवा का कबूतर का पर्यायवाची और आपका रक्त लोचन। इंपॉर्टेंट है, रक्त लोचन मतलब कबूतर। क्लियर? वहीं अगर हम लोग कोयल की बात करें, कोयल की पर्यायवाची में आप याद रखेंगे श्यामा। श्यामा आपका कोयल का पर्यायवाची है। पिक आपका कोयल का पर्यायवाची है। मदन सलाका, इंपॉर्टेंट है, मदन सलाका मतलब होता है आपका कोयल। इसके अलावा कलघोष कलघोष आपका कोयल का पर्यायवाची है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग चील की बात करें, चील की पर्यायवाची में आप याद रखेंगे उकाब। उकाब चील का पर्यायवाची है। सतकांड चील का पर्यायवाची है। और आपका गरुड़। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अर्पण का विलोम शब्द है। अर्पण का विलोम शब्द पूछा है तो पहले हमें शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए। अगर हम लोग अर्पण की बात करें तो अर्पण का मतलब होता है, अर्पण का मीन होता है किसी चीज को त्यागना या देना। क्लियर? तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? किसी चीज को लेना, है ना? तो ऑप्शन में ग्रहण यहाँ पर दिया हुआ है। और ग्रहण का मतलब क्या होता है? किसी चीज को लेना या प्राप्त करना। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्पण का विलोम शब्द हो जाएगा ग्रहण इज ए राइट आंसर। वहीं अगर हम इस ऑप्शन की बात करें, समर्पण के विलोम की बात करें, तो समर्पण का मतलब होता है किसी चीज को त्यागना, और इसका भी हो जाएगा विलोम ग्रहण। गहाय का मतलब होता है दोस्तों, अगर हम लोग गहाय की बात करें, इधर साइड में देख लेते हैं, ग्राह्य की बात करें, ग्राह्य का मतलब होता है कोई चीज स्वीकार्य है, या फिर हम कह सकते हैं प्राप्त करने योग्य। क्लियर? इसका मतलब ये होता है। तो इसका पर्याय विलोम हो जाएगा अग्राह्य। क्लियर? क्या हो जाएगा? अग्राह्य इसका हो जाएगा। या फिर त्याज। त्याज का मतलब त्यागने योग्य। त्याज का मतलब क्या है? त्यागने योग्य। क्लियर? इस बात को भी याद रखेंगे। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अग्राह्य ये हो जाएगा। वहीं अगर हम तर्पण की बात करें, तर्पण का मतलब क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। तर्पण का मतलब होता है संतुष्टि होना, किसी चीज से संतुष्ट होना। क्लियर? ये इसका होता है संतुष्ट होना। अगर इसके विलोम की अगर हम बात करें तो तर्पण का विलोम होता है अनुरक्ति। क्लियर? या तृप्ति। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि अनुवति शब्द में संधि है। अनुवति शब्द में यहाँ पर पूछा है कि कौन सी संधि है, इसको पहले हम लोग समझते हैं, फिर इसको करेंगे। अगर हम लोग अनुवति की देखें, अनुवति का अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो संधि विच्छेद करने पर हमें मिलता है अनु प्लस इति। क्लियर? तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपका? उ प्लस ई मिल रहा है। और उ और ई मिलकर क्या बना रहा है? यहाँ पर वा बना रहा है। अब जब जानते हैं कि वा किस में बनता है, ये आपका यड़ संधि में बनता है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। अगर हम लोग यड़ संधि की बात करें, क्लियर, यड़ संधि को देखें
तो आप याद रखेंगे यड़ संधि में क्या होता है, जो हम बिंदु डिस्कस कर रहे हैं, यड़ संधि में आपका क्या होता है, ई, उ या फिर री प्लस इनसे कोई भी भिन्न भिन्न स्वर जुड़े, क्लियर? ई, उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर जुड़े तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ई या ई कन्वर्ट हो जाता है या में, उ या उ कन्वर्ट हो जाता है वा में, और री कन्वर्ट हो जाता है रा में प्लस। और याद रखेंगे क्या, जो स्वर जुड़ रहा है, इसमें जो स्वर जुड़ रहा है, जो स्वर जुड़ रहा है उसी की मात्रा चढ़ जाती है, उसी की मात्रा आ जाती है, ये भी लिख लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देखें अनु प्लस इति, तो आप देख रहे हैं क्या उ और ई जुड़ रहा है, आप जानते हैं कि ई और उ को एक साथ बढ़ेंगे तो उआ हो जाता है, क्लियर? और जो ई, क्योंकि यहाँ पर ई जुड़ रहा है इसलिए इस पे स्मॉल छोटी ई की मात्रा हो जाती है, क्लियर? और ये जो व्यंजन होता है वो आधा हो जाता है, तो इसीलिए उन्नति हो गया ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, क्लियर? ये बात तो यहाँ पर समझ में आई। थोड़ा पॉइंट और जानते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट। अगर हम लोग संधि की बात करें, क्लियर, संधि का मतलब क्या होता है, संधि का मतलब होता है वर्णों का जुड़ना, ठीक, वर्णों का योग, संधि में वर्णों का योग होता है। संधि का अगर आपसे विलोम पूछा जाए तो संधि का विलोम आप बताएंगे विच्छेद, क्लियर? संधि का विलोम होता है विच्छेद। संधि कितने प्रकार की होती है ये पूछा जाता है तो संधि 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, आपकी स्वर संधि, दूसरी होती है आपकी व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि, क्लियर? ये टाइप भी पूछे जाते हैं, इस बात को याद रखेंगे। फिर पुनः पूछा जाए स्वर संधि, स्वर संधि पुनः 5 प्रकार की होती हैं। पूछा जाता है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती हैं। वो स्वर संधि 5 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं, इसमें अगर हम लोग फोकस करें तो आपका एक होता है दीर्घ संधि, क्लियर, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि और आपका एक गुण संधि। ये डाई हार्ड इसलिए से तो याद होने चाहिए कौन कौन से टाइप्स हैं, क्या है इनके अंदर, क्या होता है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? लेकिन चलो यहाँ पर इतना ये जान लेते हैं कि दीर्घ संधि में क्या क्या बनता है। दीर्घ संधि जब होती है तो क्या बनता है, यहाँ पर ये हम पॉइंट डिस्कस करें। तो दीर्घ संधि में आपका आ बनता है, जब दो स्वर जुड़ते हैं तो दीर्घ संधि में आ बनता है, ई बनता है, उ बनता है और आपका री बनता है, क्लियर? वहीं अगर हम वृद्धि संधि की अगर हम बात करें तो वृद्धि संधि में आई बनता है और ओ बनता है। यानी कि जब भी आपको इस तरह की मात्रा आई की मात्रा मिले या ओ की मात्रा मिले दो वर्णों के, दो स्वरों के जुड़ने पर, तो आप बताएंगे वहाँ वृद्धि संधि है। वहीं यड़ संधि की अगर हम बात करें, यड़ संधि में आपका या, वा और रा बनता है, क्लियर? जब दो स्वर जुड़ रहे हों तो उस स्वरों से या बन जाए, वा बन जाए या रा बन जाए तो आप मारेंगे यड़ संधि। ये एक ट्रिक है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, रिवीजन के तौर पे पढ़ रहे हैं। अयादि संधि में आप देख रहे हैं अय, तो यहाँ पर अय बनता है, अब बनता है, बाकी इसके और फॉर्मेट जो होते हैं वो बनते हैं। भाई अगर हम गुण संधि की हम बात करें तो गुण संधि में याद रखेंगे ए का निर्माण होता है, ओ का निर्माण होता है और अर का निर्माण होता है। यानी कि जब दो स्वर जुड़ते हैं तो वो ए बनाते हैं, ओ बनाते हैं और अर बन रहा है तो आप कहेंगे कि वो गुण संधि है, क्लियर? तो ये बात समझ में आ गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यड़ संधि इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है कि कन्फर्म शब्द का सही विकल्प है। कन्फर्म का मतलब होता है पुष्टि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि विभु शब्द का सही पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर पूछा है विभु का सही पर्यायवाची शब्द क्या है। तो दोस्तों विभु का मतलब होता है आत्मा, क्लियर? विभु का पर्यायवाची क्या है, आत्मा इज अ राइट आंसर। वहीं अगर अब्र की बात करें तो अब्र का पर्यायवाची होता है आपका बादल, क्लियर? और बादल को तो आप जानते हैं मेघ भी कहते हैं। चंद्रमा के पर्यायवाची में कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लेंगे, जैसे कि आपका शशांक, शशांक मतलब चंद्रमा, रा का पति मतलब चंद्रमा और आपका मयंक, ये कुछ चंद्रमा के पर्यायवाची हैं।
वहीं अगर हम चांदनी की बात करें, तो चांदनी के पर्यायवाची में याद रखेंगे कौमुदी, अमृत तरंगिणी, क्लियर, अमृत तरंगिणी, और आपका ज्योत्सना। ये क्या है? ये आपके चांदनी के पर्यायवाची हैं। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदी व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगर दोस्तों हम व्यंजन की बात करें, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं व्यंजन। व्यंजन के अगर हम देखें तो व्यंजन के मुख्यतः 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भागों में विभाजित किया गया है। मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो कौन-कौन से 3 भाग हैं? इसमें अगर हम लोग डिस्कस करें, जिसमें से आपका आ जाता है स्पर्श व्यंजन, क्लियर? फिर दूसरा आपका आ जाता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा आपका आ जाता है ऊष्म व्यंजन, क्लियर? ऊष्म व्यंजन, याद रखेंगे। स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछी जाती है तो स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं, वहीं अंतस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन की बात करें, ये भी 4 होते हैं। इसलिए इनको जोड़ा जाए तो ये आपके टोटल कितने हो जाते हैं? 33। तो यही आपके मूल व्यंजन होते हैं, मूल व्यंजन। तो यदि आपसे पूछा जाए हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 33। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है यूपी ट्रिपल एससी में, याद रखेंगे, क्लियर? इसके अलावा व्यंजनों को अगर हम विभाग वर्गीकरण करें, तो इनका वर्गीकरण कई आधारों पर किया गया है। ये तो व्यंजन रहे, इसके अलावा कुछ और याद रखेंगे पॉइंट, जैसे कि हम लोग बात करें संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। संयुक्त व्यंजन, अगर आपसे संयुक्त व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो ये भी आपके 4 होती है। 2 आपके होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, जिसे हम अतिरिक्त व्यंजन भी कहते हैं, ये आपके संख्या में 2 होते हैं। इस बात को याद रखेंगे। बाकी अगर हम नेक्स्ट पेज जोड़ें और व्यंजनों के वर्गीकरण की बात करें, तो अब हम लोग जो बिंदु डिस्कस करेंगे ये इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। अब हम लोग मेन डिस्कस करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण। प्रश्न में यहाँ पर क्या पूछा है कि उच्चारण की दृष्टि से यहाँ पर पूछा है। तो व्यंजनों को हम 3-4 आधारों पर डिवाइड कर सकते हैं। तो व्यंजनों को अगर हम वर्गीकरण की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। अगर हम उच्चारण आधार पर बात करें, उच्चारण के आधार पर अगर हम लोग व्यंजनों को उच्चारण के आधार पर बात करें, तो व्यंजनों को 7 भागों में विभाजित किया गया है। कितने? 7 भागों में या 7 वर्गों में विभाजित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? कितने में? 7 वर्गों में किया गया है। वो कौन-कौन से 7 वर्ग हैं, इस बात को डिस्कस करें। तो पहला आपका हो जाएगा स्वर यंत्री, स्वर यंत्रमुखी, क्लियर? स्वर यंत्रमुखी, या जिसे हम कहते हैं काकल्य व्यंजन, क्लियर? काकल्य अर्थात तो वो व्यंजन जिनको बोलने पर हमारा मुख खुला रह जाए और ध्वनि जो है मुख यंत्र से होकर निकले, इसके अंतर्गत आ जाता है आपका हा। तो आपका हा आपका एक काकल व्यंजन है, इस बात को भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर हम उच्चारण के आधार पर टाइप की बात करें, तो आपके कंठ व्यंजन, ठीक, जिसमें हमारा कंठ का इस्तेमाल होता है, वो आपके कंठ व्यंजन होते हैं, और इसके अंतर्गत आपके कावर के जितने भी व्यंजन होते हैं वो कंठ के अंतर्गत आ जाते हैं। तीसरे अगर हम व्यंजन की बात करें, तो वो आपका होता है तालव्य व्यंजन। तालव्य वो व्यंजन जिसमें हमारे तालु का इस्तेमाल होता है, जिसमें आपके चा वर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं वो आ जाते हैं, क्लियर? या और शा, ये आपके तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, इस बात को याद रखेंगे। चौथे अगर हम प्रकार की बात करें, तो वो आपका होता है मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आपके टा वर्ग के जितने भी व्यंजन आते हैं वो आ जाते हैं। इसके अलावा रा और सा आपके मूर्धन्य व्यंजन है, इस बात को भी याद रखेंगे। पांचवें प्रकार की अगर हम बात करें, तो पांचवा प्रकार है आपका दंत व्यंजन, और दंत व्यंजन के अंतर्गत आपके जितने भी ता वर्ग के व्यंजन आ जाते हैं वो, और आपके ला और सा, ये आपके दंत व्यंजन है, इस बात को भी याद रखेंगे। वहीं अगर हम छठे प्रकार की बात करें, छठा आपका होता है ओष्ठ व्यंजन, क्लियर? ओष्ठ व्यंजन की अगर हम बात करें, तो जितने भी आपके पा वर्ग के व्यंजन हैं वो आपके ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, और आपके साथ में हैं आपके दंतोष्ठ व्यंजन, क्लियर? दंतोष्ठ व्यंजन, तो वह आपका दंतोष्ठ व्यंजन है, इस बात को भी याद रखेंगे। ये तो उच्चारण के आधार पर रहे आपके 7 व्यंजन, क्लियर? इसके अलावा नेक्स्ट पेज और जोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, कंफर्म करेंगे, क्लियर? पहला टाइप हम लोगों ने देखा यहाँ पर उच्चारण के आधार पर, क्लियर? उच्चारण के आधार पर हम लोगों ने देखा
कि व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, ये हम लोगों ने देखा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, क्लियर? किसके आधार पर? उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। बी पार्ट अगर हम देखें तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इन टाइप से आपका पूरा व्यंजन कवर हो जाएगा, क्लियर? जिसमें से आपका एक आता है सघोष व्यंजन, क्लियर? सघोष, और दूसरा आपका आ जाता है अघोष। अब वो डिपेंड करता है प्रश्न किस टाइप से पूछे। अगर उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को वर्गीकरण पूछे तो आप कहेंगे 2 प्रकार के होते हैं, आपके होते हैं सघोष और अघोष। सघोष के अंतर्गत कौन से व्यंजन आ जाते हैं ये यहाँ पर देखते हैं, और अघोष के अंतर्गत कौन से व्यंजन आते हैं ये हम देखेंगे। तो दोस्तों जो आपके जितने भी वर्ग हैं का, चा, टा, ता, पा, इन वर्गों का तीसरा, पांचवा और छठा वर्ड, क्लियर? ये आपके सघोष होते हैं, और आपके या, रा, ला, वा और हा, ये आपके क्या है? सघोष होते हैं, याद रखेंगे, क्लियर? किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, पांचवा वर्ड सघोष होते हैं, और या, रा, ला, वा आपका सघोष है और आपका हा सघोष है, क्लियर? समझ में आया? वहीं किसी भी वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, या पहला वर्ड या दूसरा वर्ड आपका अघोष होता है, और आपका सा, सा और सा, ये तीनों ही आपके अघोष के अंतर्गत आते हैं, क्लियर? तीसरा वर्गीकरण अगर हम लोग देखें तो हम बताएंगे प्राणता के आधार पर। प्राणता का मतलब है आपका श्वास वायु, क्लियर? मुख से जो वायु निकलती है उसके आधार पर अगर हम लोग बात करें तो भी इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। व्यंजनों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? प्राणता के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से आपका अल्प प्राण, जिनके बोलने से कम वायु निकले वो आपके अल्प प्राण होते हैं। दूसरे होते हैं आपके महाप्राण, क्लियर? क्या होता है? महाप्राण। अल्प प्राण के अंतर्गत हम बात करें तो किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड, और आपके या, रा, ला, वा, ये आपके क्या है? अल्पप्राण होते हैं। वहीं किसी भी वर्ग का पहला और चौथा वर्ग, और इसके अलावा सा, शा, सा और हा, ये आपके क्या है? महाप्राण होते हैं। इस बात को याद रखेंगे। वहीं अगर हम चौथा वर्गीकरण देखें तो पेशीय तनाव के आधार पर, क्लियर? पेशीय तनाव के आधार की अगर हम बात करें तो भी ये 2 प्रकार के होते हैं। व्यंजनों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका कठोर व्यंजन और दूसरा आपका शिथिल व्यंजन, क्लियर? कोई भी बिंदु मिस नहीं होना चाहिए। तो जितने भी टाइप्स के थे वो हम लोगों ने कवर किए। कठोर व्यंजन के अंतर्गत आपके जितने भी अघोष होते हैं वो आपके कठोर व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। महाप्राण आपके कठोर व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जितने भी आपके सघोष व्यंजन होते हैं वो आपके शिथिल होते हैं। शिथिल मतलब मुलायम, कोमल कह सकते हैं। और अल्प प्राण आपके शिथिल होते हैं, अल्प प्राण, क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ ये आपको टाइप समझ में आए होंगे, किसको किस में भाग बांटा गया है, और आपका लगभग व्यंजन कवर भी हुआ होगा, क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को तो हमने देखा 7 भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई इज ए राइट आंसर, और आयोग ने भी इसका राइट आंसर माना है क्या? ऑप्शन नंबर ई इज ए राइट आंसर। अगर मेनली भी पूछा जाता तो 3 प्रकार होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन 3 भी नहीं है, ना ही इनमें से कोई प्रकार है, ना ही देखो 7 है, और इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसका आयोग ने तो इसका राइट आंसर ई माना है, और ये होना भी चाहिए, क्लियर? बाकी अगर हम संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन में आपके 4 व्यंजन कौन-कौन से आ जाते हैं? छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, क्लियर? ये संयुक्त होते हैं क्योंकि ये मिलकर बनते हैं। ये छा मिलकर बना होता है का और सा से, त्रा मिलकर बना होता है ता और रा से, ये भी पूछा बना जाता है। ज्ञा मिलकर बना होता है जा और वा से, वहीं सा मिलकर बना होता है शा और रा से। इस बात को भी याद रखेंगे। उच्चिप्त व्यंजन की बात करें तो ये आपके डा और ढा, जो नीचे बिंदी होती है ना, ये आपके उच्चित व्यंजन होते हैं, या इनको हम लोग अतिरिक्त व्यंजन भी कहते हैं, क्लियर? अतिरिक्त व्यंजन भी कहते हैं। इसके अलावा पूछा जाता है व्यंजनों में आगत व्यंजन की बात करें तो आगत व्यंजन भी आपकी संख्या में 2 होते हैं, जिनमें से जा और फा, क्लियर? इस बात को भी याद रखेंगे, क्लियर? वहीं अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो आपके या, रा,
ला और वा आपके अंतस व्यंजन होते हैं। वहीं और पॉइंट बात करें, या और वा को दोस्तों अर्धस्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धस्वर भी कहा जाता है, इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि री ध्वनि का उच्चारण स्थान है। री को जब आप उच्चारण करेंगे तो आपकी जीभ फोल्ड होकर दांतों के ऊपर वाले भाग में, और दांतों के ऊपर का जो अंदर का भाग होता है उसको हम मूर्धा कहते हैं। तो ये आपका क्या है? मूर्धा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन शब्दों से बोलने वाले शब्दों को, अक्षरों को, वर्णों को क्या कहते हैं? मूर्धन्य कहते हैं। क्लियर? मूर्धन्य। मूर्धन्य गलत लिखा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? मूर्धन्य कहते हैं। और इसके अंतर्गत आपके क्या आ जाता है? री आपका मूर्धन्य होता है, और आपका टा, ठा, डा, ढा, हाँ, रा और शा, ये भी आपके क्या होते हैं? मूर्धन्य होते हैं, मूर्धा में टच होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि मशक शब्द का, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? मशक। मशक का तद्भव पूछा गया है। क्लियर? तो इस मशक का तद्भव होता है मच्छर। क्लियर? क्या होता है? मच्छर। आयोग ने भी इसका राइट आंसर माना है मच्छर। बट अगर आप मशक को पीएन पांडे की बुक में पढ़ेंगे तो वहां पर मशक का मतलब दिया है मसा दिया है। क्लियर? पीएन पांडे की बुक में मसा दिया है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर मच्छर माना है। लूसेंट में भी आप अगर देखेंगे तो मशक का मतलब मच्छर है। गूगल में भी सर्च करेंगे तो इसका मतलब मच्छर है। क्लियर? तो ये याद रखेंगे। और पीएन पांडे में मच्छर को क्या कहा है? मत्सर कहा गया है। क्लियर? मत्सर। पीएन पांडे में मच्छर कहा गया है। तो इसका राइट आंसर आप मच्छर ही मारेंगे, मशक का मतलब। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट। वो तो बता दिया कि कहाँ पर क्या है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लाश शब्द किस भाषा से लिया गया है? लाश शब्द की बात कर रहा है, ये किस भाषा से लिया गया है? लाश शब्द जो है दोस्तों तुर्की भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? तुर्की भाषा से लिया गया है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम दोस्तों तुर्की भाषा के और इम्पोर्टेंट शब्द क्या हो सकते हैं वो डिस्कस करें, तो आप याद रखेंगे बादाम। बादाम भी आपका तुर्की भाषा का शब्द है। तलाश आपका तुर्की भाषा का शब्द है। उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। कैंची आपका तुर्की भाषा का शब्द है। चेचक, चेचक तुर्की भाषा का शब्द है। और आपका नाशपाती जो एक फल है, ये आपका तुर्की भाषा का शब्द है। भाई हम पुर्तगाली कुछ भाषाओं के शब्दों को देखते हैं, इंपॉर्टेंट जो बनते हैं। आल्पिन, आल्पिन आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अलमारी आपका तुर्की भाषा का शब्द है। आलू, आलू तुर्की भाषा का शब्द है। कमीज आपका तुर्की भाषा का सॉरी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। काजू पुर्तगाली भाषा का शब्द है। गमला पुर्तगाली भाषा का शब्द है। गोदान, गोभी, तंबाकू, तंबाकू और आपका पपीता, इसके अलावा तौलिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं, पुर्तगाली भाषा का शब्द है, इस बात को याद रखेंगे। अगर हम लोग अरबी भाषा के शब्द की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट अरबी भाषा के शब्द की बात करें, तो आपका अखबार अरबी भाषा का शब्द है। इंपॉर्टेंट है आपका किताब, अरबी भाषा का शब्द है। कुर्सी, कुर्सी अरबी भाषा का शब्द है। वकील आपका अरबी भाषा का शब्द है। औरत अरबी भाषा का शब्द है। और शराब अरबी भाषा का शब्द है। वहीं हम फारसी भाषा के शब्द की बात करें, दोस्तों याद रखेंगे कि हिंदी में सबसे अधिक किस भाषा के शब्द लिए गए हैं विदेशी भाषाओं में, तो सबसे अधिक फारसी भाषा के शब्द हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? वहीं अगर हम फारसी भाषा की बात करें तो मुर्गा शब्द आपका फारसी भाषा का शब्द है। शादी आपकी फारसी भाषा का शब्द है। सितार फारसी भाषा का शब्द है। लेकिन फारसी भाषा का शब्द है। लेकिन किशमिश, किशमिश आपका फारसी भाषा का शब्द है, इंपॉर्टेंट है। कबूतर की अगर हम बात करें तो ये भी फारसी भाषा का शब्द है। एक और उम्मीदवार की अगर हम बात करें, उम्मीदवार आपका फारसी भाषा का शब्द है। ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यव शब्द का तद्भव है। यव दोस्तों जौ का तद्भव है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यव किसका तद्भव है? यव जौ का तद्भव है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न कह रहा है कि उपसर्ग के अनुसार असंगत उपसर्ग है। उपसर्ग के अनुसार यहाँ पर पूछा है असंगत उपसर्ग है। दोस्तों एक तो इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बन जाता है कि उपसर्ग है क्या? याद रखेंगे उपसर्ग एक शब्दांश है, ये भी याद रखेंगे। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग एक शब्दांश है, ये प्रश्न पूछा जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं। ये किसी शब्द के ये क्या करते हैं? ये किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं, क्लियर, और उसमें विशेषता ला देते हैं, क्लियर। ये भी याद रखें, किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं क्या? उपसर्ग जुड़ते हैं, क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी में उपसर्ग की संख्या पूछी जाए तो हिंदी में उपसर्ग कितने हैं? तो आप कहेंगे कि हिंदी में 10 उपसर्ग दिए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें, अब इनमें से पूछा है कि कौन सा असंगत है। अगर हम लोग ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे डिस्कस किया, बाकी तो उपसर्ग अपने आप में बड़ा टॉपिक है। सम्मोहन को अगर हम लिखें तो ये लिखा हुआ है सम प्लस मोहन से। संतान की अगर हम बात करें तो ये आपका सम प्लस तान, संताप, ताप है संतान ने। सावर की अगर हम बात करें तो सा प्लस वर्ण, ये आपका सवर है। संवाद की अगर हम बात करें तो सम प्लस बात। तो आप देख रहे हैं कि इनमें सम 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 इन तीनों में ही उपसर्ग सम लगा हुआ है। तो डिफरेंस कौन सा हो गया? सबसे अलग हो गया आपका, डिफरेंट हो गया आपका सवर्ण। सवर्ण का मतलब क्या होता है ये तो पता होना चाहिए ना। सवर्ण का अगर मतलब की अगर हम बात करें तो सब मतलब होता है एक ही या समान जाति के, क्लियर। सवर्ण का मतलब क्या है? सम जाति के, समान जाति के, एक जाति के, क्लियर, एक ही जाति के, क्लियर। इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी स्वर के प्रकार हैं। अच्छा प्रश्न है, हिंदी के स्वरों का प्रकार यहाँ पर पूछा है। तो अगर हम इसको भी डिफरेंट टाइप से बांट सकते हैं। तो अगर हम हिंदी की अगर हम बात करें, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हिंदी में स्वर हैं कितने। हिंदी में 11 स्वर हैं। इन 11 स्वरों को 3 प्रकार से बांटा गया है, मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन-कौन से बात करें तो एक आपका ह्रस्व स्वर, क्लियर, दूसरा आपका दीर्घ स्वर और तीसरा आपका प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वरों की बात करें तो ह्रस्व स्वरों की संख्या पूछी जाए तो आप कहेंगे 4। वहीं दीर्घ स्वरों की संख्या की बात करी जाए तो 7। इन ह्रस्व स्वर के अंतर्गत क्या-क्या आ जाता है? आपका आ, ई, उ और री, ये आपके क्या ह्रस्व स्वर हैं। वही आपके दीर्घ स्वर की बात करें तो आपका आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ, 1 2 3 4 5 और आपका बड़ा ओ, क्लियर। ये थोड़ा सीक्वेंस गड़बड़ हो गया है। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिसमें एक मात्रा का समय लगे, क्लियर, एक मात्रा का समय लगे। जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे या कम, सबसे कम समय लगता है, वो आपका ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिसमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। और प्लुत स्वर वो होते हैं जिनमें ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। इस बात को भी याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। आयोग ने भी इसका राइट आंसर 3 माना है। बाकी स्वर भी जीभ के आधार पर, ओठों के खुलने के आधार पर इनको भी कई भागों में विभाजित किया गया है, क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि स्रोत एवं गठन के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, इस बिंदु को समझते हैं। अगर आपसे पूछा जाए शब्दों के भेद, तो शब्दों को भेद हम लोग दोस्तों 4 आधार पर बता सकते हैं। कितने आधार पर? 4 आधार पर शब्दों के भेद बता सकते हैं। वो कौन-कौन से, इस बिंदु पर डिस्कस करें और ढंग से समझेंगे इसको। अगर आपसे पूछा जाए अर्थ के आधार पर, क्लियर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर पूछा जाए तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, क्लियर। कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर पूछा जाए तो शब्द के 2 भेद होते हैं। वो कौन-कौन से होते हैं ये अगर हम डिस्कस करें तो पहला आपका होता है सार्थक शब्द और दूसरे होते हैं निरर्थक शब्द, क्लियर। निरर्थक शब्द, सार्थक शब्द वो होते हैं जिनके अर्थ होता है, निरर्थक वो होते हैं जिनका अर्थ नहीं होता। ये बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा अगर आधार बताया जाए, दूसरा आपसे पूछा जाएगा व्युत्पत्ति के आधार पर, क्लियर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए, बनावट के आधार पर पूछा जाए या आपका रचना के आधार पर पूछा जाए। इस आधार पर पूछा जाए तो शब्द के 3 भेद होते हैं, क्लियर, इंपॉर्टेंट है। व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए,
बनावट के आधार पर पूछा जाए, रचना के आधार पर पूछा जाए या फिर गठन के आधार पर पूछा जाए, तो भेद शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। वो कौन-कौन से होते हैं? ये हम लोग डिस्कस करें। एक आपके होते हैं रूढ़ शब्द, दूसरे होते हैं आपके यौगिक शब्द और तीसरे होते हैं आपके योग रूढ़ शब्द। क्लियर? ये क्या होते हैं ये हम आगे क्लास में जब प्रैक्टिस सेट अभी और करेंगे ना तब डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये बाय हार्ट याद होनी चाहिए कि किसको कितने प्रकार में बाँटा गया है। व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए, बनावट के आधार पर पूछा जाए या रचना के आधार पर पूछा जाए तो आप कहेंगे कि शब्दों के 3 भेद होते हैं। एक आपके होते हैं रूढ़, दूसरे होते हैं यौगिक और तीसरे होते हैं रूढ़, योग, रूढ़ स भई अगर हम तीसरा आधार देखें, तो आपसे पूछा जाएगा उत्पत्ति के आधार पर पूछा जा सकता है या फिर आपका स्रोत के आधार पर। क्लियर? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर पूछा जाए तो शब्दों के 5 भेद होते हैं। क्लियर? इंपॉर्टेंट है। उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। वो कौन-कौन से होते हैं? ये अगर हम लोग डिस्कस करें, इसमें आपका होता है तत्सम शब्द, दूसरा होता है आपका तद्भव शब्द, तीसरा आपका होता है देशज शब्द और चौथा होता है आपका विदेशज शब्द, विदेशज या विदेशी शब्द और चौथा होता है आपका वर्ण संकर, संकर शब्द। क्लियर? जो 2 भाषाओं से मिलकर बनते हैं। क्लियर? ये वर्ड याद रखेंगे। चौथा आधार अगर हम बात करें, इधर साइड में इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं इतने को, ये बात समझ में आ गई होगी। इसको हम लोगों ने क्या साइड। अगला अगर हम आधार देखें, तो अगर हम बात करेंगे रूपांतर के आधार पर, आपसे अगर पूछा जाए रूपांतर के आधार पर, क्लियर? रूपांतर के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपका एक होता है विकारी शब्द, क्लियर? और दूसरा होता है आपका अविकारी शब्द। क्लियर? इस बात को याद रखेंगे। भाई अगर हम विकारी शब्दों की बात करें तो विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्लियर? विशेषण और आपका क्रिया। ये भी याद रखेंगे। पूछा जाता है विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये आपके विकारी शब्द हैं। वहीं अब अविकारी शब्द की अगर बात करें, तो अविकारी शब्द भी दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से आपका होता है एक आपका क्रिया विशेषण, क्लियर? क्रिया विशेषण हो गया। इसके बाद आपका होता है समुच्चय बोधक, क्लियर? समुच्चय बोधक होता है। दूसरा होता है आपका संबंध बोधक, संबंध बोधक और चौथा होता है आपका विस्मयादि बोधक। क्लियर? ये भी याद रखेंगे। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आएगा कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर? एक और पॉइंट याद रखेंगे, अगर आपसे इससे और कठिन लेवल का अगर पूछा जाए तो इस चीज़ को मिनिमाइज़ कर देते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपसे ये पूछा जाए शब्द का एक और प्रकार होता है, वो आपका होता है शब्द शक्ति के आधार पर। शब्द शक्ति के आधार पर पूछा जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? आपके लक्षणा, क्लियर? अ, अभिधा, पहला होता है आपका अभिधा, दूसरा होता है आपका लक्षणा और तीसरा होता है आपका अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। क्लियर? ये भी 3 शब्दों के प्रकार होते हैं। क्लियर? इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या पूछा है? स्रोत के आधार पर अगर पूछा जाए तो स्रोत के आधार पर हम लोगों ने कितने जाने? 5 प्रकार के होते हैं। वहीं गठन या रचना के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए था 5 और 3 इसका राइट आंसर होना चाहिए था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं इज अ राइट आंसर। क्लियर? अगर आप पीएन पांडे की किताब में पढ़ेंगे तो ये 5 दिया है। लेकिन आयोग ने इसका आंसर ये माना है। मेरे हिसाब से आंसर जो है ई होना चाहिए। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अभी आयोग की ऑफिशियल आंसर की नहीं आई, ये जो सेट पेपर लिया गया ये स्टोर कीपर का लिया गया हो। यहाँ पर पूछा है अनूढ़ा शब्द का अर्थ अनुरूप सही विकल्प है। अनूढ़ा शब्द का मतलब क्या है? अनूढ़ा का मतलब होता है दोस्तों अविवाहित महिला। क्लियर? क्या हो जाएगा? अविवाहित महिला आपका अनूढ़ा हो जाएगा। क्लियर? अनूढ़ा का मतलब क्या है? अविवाहित महिला। इसके अलावा और कौन से इंपॉर्टेंट महिलाओं से रिलेटेड कुछ वन वर्ड की अगर हम बात करें, तो अनूढ़ा को कंफ्यूज ना करना दोस्तों किससे? अन्यूढ़ा को से। अब जो हम लोग पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ये जो वन वर्ड डिस्कस कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अन्यूढ़ा। क्लियर? अन्यूढ़ा का मतलब क्या होता है?
दूसरे की विवाहित स्त्री। क्लियर? दूसरे की विवाहित स्त्री को हम क्या कहते हैं? अन्यूड़ा कहते हैं। यहाँ पर अनुड़ा है और अन्यूड़ा का मतलब दूसरे व्यक्ति की बीवी। क्लियर? इसके अलावा इंपॉर्टेंट याद रखेंगे आपका अंक शायनी। क्लियर? अंक शायनी का मतलब क्या होता है ये अगर पूछा जाए तो गोद में सोने वाली स्त्री। क्लियर? अंक का मतलब होता है गोद, और गोद में सोने वाली स्त्री को सोने वाली स्त्री। क्लियर? जो स्त्री गोद में सोना पसंद करती है उसको अंक शायनी बोलते हैं। क्लियर? इसके अलावा इंपॉर्टेंट याद रखेंगे क्या? अध्युड़ा। क्लियर? अध्युड़ा का मतलब क्या होता है? वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। क्लियर? अध्युड़ा उस पत्नी को बोलते हैं। लिख लेंगे, वह स्त्री जिसका पति, ये सब इंपॉर्टेंट है, जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। क्लियर? ऐसी स्त्री को हम अध्युड़ा बोलते हैं। क्लियर? इसके अलावा इंपॉर्टेंट है अशुरपस्या। अशुरपस्या। अशुरपस्या का मतलब होता है दोस्तों पर्दे में रहने वाली वह स्त्री जिसने सूर्य को भी ना देखा हो। तो लिख सकते हैं जिसने सूर्य ना देखा हो। जिसने सूर्य ना देखा हो। क्लियर? अशुरपस्या कहते हैं। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? आगत पथिका। क्लियर? आगत पथिका। आगत पथिका का मतलब होता है दोस्तों वह स्त्री जिसका पति परदेश लौटा हो, परदेश से लौटा हो। आगत मतलब होता है आया होना। तो वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो। क्लियर? परदेश से लौटा हो, ऐसी स्त्री को आगत पथिका कहते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है आगम मत्स्यत पथिका। क्लियर? आगमिष्यत पथिका, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है? वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। क्लियर? किससे, कहां से? परदेश से आने वाला हो। पूरी बात रखेंगे, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, ऐसी स्त्री को अग मस्तिष्क पथिका कहते हैं। क्लियर? इसके अलावा और क्या स्त्रियों से रिलेटेड वन वर्ड बन सकते हैं वो हम लोग बात करें। आप जानते हैं कि कुमारी का मतलब क्या होता है? कुमारी का मतलब होता है जिस स्त्री की शादी ना हुई हो। क्लियर? कुमारी का मतलब क्या होता है? जिस स्त्री की शादी ना हुई हो। जिस स्त्री की शादी ना हुई हो उसको हम कुमारी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है उल्टा। उल्टा किस प्रकार की स्त्री को कहते हैं? दुराचारणी स्त्री। ऐसी स्त्री जिसका चरित्र दुराचारणी कह सकते हैं। क्लियर? दुराचारणी स्त्री को हम लोग उल्टा बोलते हैं। क्लियर? इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पूछा जाए आपसे केसनी। केसनी सुंदर और बड़े बाल वाली स्त्री। क्लियर? सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री को बड़े बालों वाली स्त्री, उसको हम लोग क्या कहते हैं? केशनी। केशनी आपका केस शब्द से बना हुआ है, इस बात को भी याद रखेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट और क्या पूछे जा सकते हैं? याद रखेंगे खंडिता। क्लियर? क्या याद रखेंगे? खंडिता। खंडिता इंपॉर्टेंट है। खंडिता किस स्त्री को कहते हैं? खंडिता वह स्त्री या वह नायिका होती है जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के साथ रहकर प्रातः उसके पास आता है। क्लियर? तो आप लिख सकते हैं वह स्त्री जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के साथ, किसी अन्य स्त्री के साथ हो तथा प्रातः उसके पास आए। मतलब जो रात किसी और के साथ गुजारे बट सुबह हो तो अपनी पत्नी के पास चला आए। तो ऐसी स्त्री को खंडिता कहते हैं कि आप तो भाई खंडिता हैं क्योंकि आपके पति रात तो दूसरी जगह गुजारते हैं। ऐसे भी याद रख सकते हैं। एक और आप याद रखेंगे पुरंदरी। क्लियर? पुरंदरी किस प्रकार की स्त्री को कहते हैं? जिस स्त्री के पुत्र व पति दोनों हों।
क्लियर? जिस स्त्री के पति व पुत्र दोनों हों, ऐसी स्त्री को पुरंदरी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद याद रखेंगे प्रिय बंदा। प्रिय बंदा तो नाम से ही आ रहा है, प्रिय, प्रिय बोलने वाली, प्रिय बोलने वाली, आपकी प्रिय बोलने वाली स्त्री को प्रिय बंदा कहते हैं। इसके बाद आप याद रखेंगे परकिया, इंपॉर्टेंट है। परकिया क्या है? आप लिख लेंगे, परकिया का मतलब होता है दूसरे पुरुष से प्रेम करने वाली। क्लियर? इंपॉर्टेंट है। दूसरे पुरुष से, अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से प्रेम करने वाली, दूसरे पुरुष से प्रेम करने वाली को, करने वाली स्त्री को क्या बोलते हैं? परकिया है ये। क्लियर? इसके अलावा और पॉइंट डिस्कस करें, एक पेज जोड़ लेते हैं। एक दो पॉइंट और इंपॉर्टेंट, जैसे कि अगर हम बात करें परित्यक्ता, ये भी इंपॉर्टेंट है। परित्यक्ता का मतलब क्या होता है? परित्यक्ता का मतलब होता है ऐसी स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो। क्लियर? वह स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो, जिसे पति ने छोड़ दिया हो, ऐसी स्त्री को परित्यक्ता कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं? परित्यक्ता कहते हैं। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट याद करेंगे प्रोसित पतिका, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोसित पतिका, प्रोसित मतलब प्रेषित, भेजने वाला। कह सकते हैं कि वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो। क्लियर? वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोसित पतिका कहते हैं। इसके अलावा प्रबत्त पतिका, प्रबत्त पतिका, प्रबत्त पतिका का मतलब आप लिख लेंगे वह स्त्री जिसका पति विदेश से जाने वाला हो, विदेश जाने वाला हो, वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने वाला हो, उसे प्रबत्त पतिका कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट और याद रखेंगे, क्या आप याद रखेंगे? वाग्दत्ता। क्लियर? वाग्दत्ता भी इंपॉर्टेंट है। वाग्दत्ता उस कन्या को कहते हैं जिसको विवाह का वचन दिया गया हो। वह कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया, उसे वाग्दत्ता कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये सारे महिलाओं से रिलेटेड, स्त्रियों से रिलेटेड थे। तो अनुराग कहते हैं आपको विवाहित महिला को। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के भेद होते हैं। दोस्तों अगर हम प्रत्यय की बात करें, प्रत्यय, प्रत्यय आप जानते हैं कि प्रत्यय भी आपके क्या होते हैं? शब्दों के अंश होते हैं, अर्थात ये एक शब्दांश होते हैं। ये भी पूछा जाता है कि प्रत्यय क्या होता है? एक शब्दांश होता है। ये किसी भी शब्द के पीछे जुड़ते हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? ये आप जानते होंगे। प्रत्यय की अगर हम बात करें तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। क्लियर? कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? एक आपका कृत प्रत्यय होता है। क्लियर? कृत प्रत्यय होता है। दूसरा आपका तद्धित प्रत्यय होता है। क्लियर? तद्धित प्रत्यय। अब ये कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म में जानेंगे। देखो दोस्तों, जो ऐसे प्रत्यय जो किसी धातु या क्रिया के अंत में जुड़कर शब्द बनाते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं, और इन शब्दों को हम कृदंत कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं? कृदंत। और कृदंत की अगर हम बात करें तो कृदंत मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के, या यूं कहें कृत प्रत्यय आपके 6 प्रकार के होते हैं। वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं, यहाँ पर अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये याद हो जाने चाहिए। आपका होता है एक भाववाचक कृदंत होता है। दूसरा होता है आपका कर्तवाचक कृदंत। तीसरा होता है आपका कर्मवाचक। चौथा होता है आपका गुणवाचक। पांचवा होता है आपका करणवाचक। क्लियर? करणवाचक। और छठा होता है आपका क्रियाघोतक, क्रिया का बोध कराने वाला क्रियाघोतक आपका कृतवाच। तो कृतवाच आपके कितने हो गए? 6 प्रकार के हो गए। वहीं आपके तद्धित प्रत्यय की अगर हम बात करें, ऐसे प्रत्यय जो क्रिया और धातु से मिलकर नहीं बनते हैं या उनके पीछे नहीं जुड़ते हैं, बाकी सबके पीछे जुड़कर प्रत्यय बनाते हैं, वो आपके तद्धित प्रत्यय होते हैं। और ये आपके 8 प्रकार के होते हैं। क्लियर? तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। वो 8 प्रकार कौन कौन से हैं वो हम लोग डिस्कस करें। इसमें से आपका भाववाचक होता है, दूसरा आपका कर्तवाचक होता है,
तीसरा आपका अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये आपका गुणवाचक होता है। चौथा आपका होता है ऊनवाचक होता है। पांचवा आपका होता है स्त्रीवाचक होता है। क्लियर। छठे की अगर हम बात करें तो छठा होता है आपका स्थानवाचक होता है। और सातवें की अगर हम बात करें, सातवां आपका संबंधवाचक होता है, संबंधवाचक होता है। और आठवां तद्धित प्रत्यय होता है आपका अव्ययवाचक। क्लियर। बाकी ये होते क्या है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट आपको याद रखना होगा कि प्रत्यय जो है कृत प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं, जबकि आपके तद्धित प्रत्यय जो है आपके 8 प्रकार के होते हैं। तो इसका होना चाहिए 6 और 8, इसका राइट आंसर होना चाहिए। अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि घर शब्द क्या है। यहाँ पर ये पूछा है घर शब्द क्या है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखो घर आपका ग्रह का तद्भव भी होता है, अर्थात घर आपका क्या है, तद्भव भी है। किसका? ग्रह का तद्भव होता है घर। लेकिन घर को अगर आप खंड करें तो ना तो घा का कोई अर्थ होता है ना ही रा का, अर्थात घर अपने आप में रूढ़ शब्द भी है। क्लियर। तो घर इस हिसाब से तो ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ये रूढ़ भी हो सकता है और तद्भव भी हो सकता है। क्लियर। तो आयोग ने इसका जो आंसर माना है वो आपका तद्भव माना है। क्लियर। बाकी ये कंफ्यूजन क्वेश्चन है, रूढ़ भी हो सकता है। तो ग्रह आपका इस हिसाब से देखेंगे तो ये आपका तद्भव है। क्लियर। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि वरण और बारण का मतलब क्या है। वरण का मतलब होता है चुनाव करना और बारण का मतलब होता है न्योछावर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि क्षिति और सित शब्द युग्म का शुद्ध शब्दार्थ है। क्षिति और सित का मतलब पूछा है। क्षिति का मतलब होता है दोस्तों श्याम और सित का मतलब होता है सफेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। क्षिति का मतलब होता है श्याम और सित का मतलब होता है सफेद, याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि काली परछाई से नन्हा बालक डर गया। तो काली परछाई से आप आ रहा है कि आप जानते हैं कि से विभक्ति जो होती है वो आपका करण कारक का होता है और अपादन कारक का होता है। जब नन्हा बालक किसी चीज से डर गया तो वो क्या होगा, परछाई से दूर भागेगा ना। और दूर होने का मतलब क्या होता है आपका अपादान कारक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। यहाँ पर क्या होगा, अपादान कारक होगा। अगर आपसे पूछा जाए कारक कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 8 प्रकार के। वो 8 प्रकार कौन से हैं ये देख लेते हैं। एक का होता है आपका कर्ता कारक, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कारक नहीं है, तो आपको सब चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर। कर्ता कारक। दूसरा होता है कर्म कारक। तीसरे अगर हम कारक की बात करें तो आपका होता है करण कारक। चौथे कारक की बात करें तो आप लिख सकते हैं अपादान कारक। पांचवें कारक की बात करें संप्रदान कारक। छठे कारक की बात करें तो आपका अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। सातवें कारक की अगर हम बात करें, सातवें कारक की, तो आपका संबंध कारक। और आठवें कारक की अगर हम बात करें तो ये आपका संबोधन कारक। क्लियर। ये कारक 8 प्रकार के होते हैं। इनकी विभक्तियों को अगर हम देखें, इनके चिन्ह को देखें, कारक चिन्ह को, तो ये आप लोग जानते होंगे। कर्ता का कारक चिन्ह ने होता है, कर्म का को होता है। क्लियर। करल का आपका से होता है, द्वारा होता है। वहीं अपादान का भी से होता है। बट डिफरेंस क्या होता है, ये अलगाव का भावना को प्रकट करता है, कोई चीज अलग हो रही हो। संप्रदान का मतलब होता है किसी के लिए कुछ करना, को, के लिए, है ना, हेतु या के वास्ते। ये आदि शब्द जो है संप्रदान कारक को डिनोट करते हैं। भाई अधिकरण का मतलब होता है किसी पर, में, पर और भीतर, ये अधिकरण होता है। संबंध का मतलब होता है काकी के रारी रे, नानी ने, काकी के रा री रे और ना नी ने, ये आपके संबंध कारक को व्यक्त करते हैं। भाई संबोधन का मतलब होता है हे, अरे, मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क वाले हों जितने भी, तो ये आपके 8 प्रकार के कारक होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्स एवं मुख्य शब्दों के विलोम शब्द युग्म हैं। आर्स का होता है आप जानते हैं अनार्स, और मुख का पृष्ठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। ऑप्टोलर अगर हम बात करें, आर्स का मतलब होता क्या है? आर्स का मतलब होता है ऋषियों द्वारा बनाया गया। क्लियर। ऋषियों द्वारा बनाया गया। तो इसका उल्टा होता है अनार्स।
और मुख का होता है आपका पृष्ठ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न हिंदी के थे। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया है। यदि आप अपने आप को मजबूती करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ रखा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा, तो आप लगभग हिंदी के जितने भी प्रैक्टिस सेट करेंगे 15 से 20 तक, जब तक नहीं होंगे तब तक आपका हिंदी इतना माइंड में घूम जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।